हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण और विशेष्य। आज के हमारे इस वीडियो में हम विशेषण और विशेष्य के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं विशेषण के विषय में। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता यानी उसके रंग, गुण, आकार, मात्रा आदि के विषय में बताते हैं, वे सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, लंबा, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, खट्टा आदि इस प्रकार के सभी शब्द विशेषण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सभी शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आइए अब जानते हैं विशेष्य के विषय में। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है। यहाँ इस वाक्य में ताजमहल की विशेषता बताई गई है कि वह एक सुंदर इमारत है। यहाँ पर सुंदर शब्द विशेषण है जो कि ताजमहल की विशेषता बता रहा है। क्योंकि सुंदर शब्द ताजमहल की विशेषता बता रहा है, अतः ताजमहल विशेष्य है। इसलिए पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वही शब्द विशेष्य कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब जानते हैं विशेषण के भेद के विषय में। विशेषण के 8 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण, पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण, छठा प्रश्नवाचक विशेषण, सातवां तुलनाबोधक विशेषण और आठवां संबंधवाचक विशेषण। ये थे विशेषण के 8 प्रकार। आइए अब जानते हैं गुणवाचक विशेषण के विषय में। जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है। यहाँ इस वाक्य में ताजमहल की विशेषता बताई गई है कि वह एक सुंदर इमारत है। क्योंकि सुंदर शब्द से हमें ताजमहल के गुण के विषय में पता चल रहा है कि वह सुंदर इमारत है, अतः यह सुंदर शब्द जो है वह गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। आइए अब जानते हैं संख्यावाचक विशेषण के विषय में। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चले कि वे कितने हैं, वे सभी शब्द संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यहाँ पर एक विद्यालय में 200 विद्यार्थियों के पढ़ने की बात कही गई है। यहाँ पर इस वाक्य में विद्यार्थियों की संख्या बताई गई है, अतः ये जो संख्या बताने वाले शब्द है जैसे कि 200, ये संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। आइए अब जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण के विषय में। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर लाकर दो। यहाँ इस वाक्य में 1 किलो टमाटर लाने की बात कही गई है। क्योंकि 1 किलो से टमाटर की मात्रा के विषय में पता चल रहा है कि कितने टमाटर लाने की बात कही गई है, अतः यहाँ पर ये जो 1 किलो शब्द लिखा हुआ है यह परिमाणवाचक विशेषण है। आइए अब जानते हैं सार्वनामिक विशेषण के विषय में। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एन विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए तो वे शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। यहाँ इस वाक्य में किसी लड़के के विषय में बताया गया है कि वह कक्षा में अव्वल आया है। यदि इस वाक्य में यह शब्द संज्ञा शब्द से पहले नहीं जुड़ा होता तो हमें यह पता नहीं चलता कि कौन लड़का कक्षा में अव्वल आया है। किंतु जब यह शब्द इस वाक्य में संज्ञा से पहले जुड़ गया तब वह किसी एक लड़के विशेष की ओर संकेत करने लगा, जिससे कि हमें यह पता चला कि कौन सा लड़का कक्षा में अव्वल आया है। अतः
यहाँ इस वाक्य में यह शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अतः पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि वे सभी सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले जुड़कर उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वे सभी सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आइए अब जानते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण के विषय में। जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपका यह लखनवी अंदाज मुझे अच्छा लगा। यहाँ इस वाक्य में एक व्यक्ति विशेष के विषय में बताया गया है कि उसका लखनवी अंदाज अच्छा है। लखनवी अंदाज उस व्यक्ति की विशेषता है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है, अतः लखनवी व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाया जाएगा। अतः पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं वे सभी विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे सभी विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आइए अब जानते हैं संबंधवाचक विशेषण के विषय में। जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बताया जाए तो वह संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है। यहाँ इस वाक्य में ज्वालामुखी की भीतरी सतह के विषय में बताया गया है कि वह बहुत ज़्यादा गर्म होती है। भीतरी शब्द यहाँ पर ज्वालामुखी के भीतरी और बाहरी सतह के बीच संबंध बता रहा है, अतः यहाँ पर भीतरी सतह संबंधवाचक विशेषण है। आइए अब जानते हैं तुलनाबोधक विशेषण के विषय में। जिन शब्दों से दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है, वे शब्द तुलनाबोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम सुरेश से ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर राम और सुरेश इन दोनों व्यक्तियों की तुलना की गई है कि राम सुरेश से ज़्यादा सुंदर है। यहाँ इस वाक्य में राम और सुरेश दोनों के मध्य तुलना करने के लिए ज़्यादा शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इस ज़्यादा शब्द से राम और सुरेश दोनों के मध्य में तुलना की जा रही है, अतः यह तुलनाबोधक विशेषण कहा जाएगा। अतः पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि जो शब्द दो वस्तुओं या व्यक्तियों के मध्य तुलना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे सभी शब्द तुलनाबोधक विशेषण कहलाते हैं। आइए अब जानते हैं प्रश्नवाचक विशेषण के विषय में। ऐसे शब्द जिनका संज्ञा या सर्वनाम के विषय में जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कौन, क्या आदि, वे शब्द प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे जाने के बाद कौन आया था। यहाँ इस वाक्य में संज्ञा के विषय में जानकारी लेने के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ इस वाक्य में ये जो कौन शब्द आया है यह प्रश्नवाचक विशेषण कहलाएगा, क्योंकि यह संज्ञा के विषय में जानकारी लेने के लिए प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।